आज थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग बातचीत करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में सब लोगों का थर्मोकेमिस्ट्री में वेलकम है। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री में आज फर्स्ट लेक्चर होगा 2.5। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री एक ही में इंक्लूड है, तो 2.1, 2.3, 2.2 और 2.3 और 2.4 थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और थर्मोकेमिस्ट्री में 2.5 से शुरू हो रहा है। तो यहीं से स्टार्टिंग करेंगे आज का लेक्चर, मतलब 2.5। तो थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट और केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन। तो हम लोगों को इससे निकल करके आया हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, इसी से हीट ऑफ रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो एग्जांपल में N2 एक एग्जांपल ले रहे हैं, N2 गैस के रूप में है, आप प्लस 3H2 gives to 2NH3, ये भी गैस है और ये भी गैस है। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिल करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। अब इसमें हीट रिलीज होते हैं, डेल H को हीट रिलीज, डेल H से मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पर नॉट लगा देते हैं, इक्वल टू -214 किलो जूल, मतलब इतना हीट रिलीज हो रहा है। किलो जूल पर मोल के हिसाब से, मतलब किलो जूल, इतना हीट इस रिएक्शन से इतना हीट रिलीज हो रहा है। रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज, हीट रिलीज, हीट रिलीज होता है, और इसमें इंडोथर्मिक में हीट कंज्यूम होता है, हीट एब्जॉर्ब। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। अब अब यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल
हाइड्रोजन गैस मिल करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं और इससे हीट रिलीज हो रहा है इतना किलो जूल। अब यहां पर नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड हीट जिसको बोलते हैं, उसको क्लियर करते हैं तुरंत, इसके नीचे क्लियर हो जाएगा ये नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो हाँ, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना होगा कि ये बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन होते हैं। डिफिनेशन भी इसका लिखवा देते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिल करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं, जिससे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 214 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, मतलब हीट रिलीज होता है। और 2 तरह के रिएक्शन भी होते हैं, एक एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में। हीट एब्जॉर्ब भी होता है, हीट रिलीज भी होता है। और जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो इसका मतलब हीट रिलीज होता है, आप प्लस का साइन होगा यहाँ पर तो हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब हीट कंज्यूम होता है। यही मतलब ध्यान है, माइनस का मतलब क्लियर हो गया। ये हीट ऑफ रिएक्शन को डेल एच से इंडिकेट कर रहे हैं। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हीट बता रहे हैं, क्यों होता है स्टैंडर्ड हीट। नेक्स्ट, अब देखो स्टैंडर्ड हीट क्लियर करने के लिए N2 + 3H2 gives to 2NH3। NH3 ये भी एक क्लियर कर देना है, गैस AB गैस अब बैलेंस में होना चाहिए। अब इस रिएक्शन को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, वहां पर डेल एच नॉट जो लिखे थे इसको -214 किलो जूल, ये नॉट का मतलब स्टैंडर्ड क्यों लिया गया। तो स्टैंडर्ड में इस रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए, फिक्स्ड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए या उसी को फिक्स्ड टेम्परेचर, और 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको वर्क किया गया, तभी इतना वैल्यू आया है। इसमें 100 बच्चे को इस रिएक्शन को कहा जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको रिएक्शन को करके लाओ तो कितना हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इतना ही आएगा। हाँ, अब आप लोगों के दिमाग में ये चलता होगा कि अगर कम बेस हो सकता है तो हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने कोई ने 20 डिग्री सेल्सियस पर हीट दे करके प्रोडक्ट को बना रहा है तो उसका हीट ऑफ रिएक्शन कुछ और आएगा। कोई ज्यादा एनर्जी ले रहा है, कोई ज्यादा हीट का टेम्परेचर का यूज कर रहा है तो उसका कुछ और आएगा वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पर फिक्स कर दिया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्शन को कंप्लीट करके लाना है, तो जिसका हीट ऑफ रिएक्शन मतलब इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब टेम्परेचर फिक्स है और यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट किया गया है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में 1 atm एटमॉस्फेरिक 1 बार भी कहते हैं, 1 atm ये भी फिक्स है। तो यहां पर कुछ कभी प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है या कभी कांस्टेंट
वॉल्यूम भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा 1 atm, मतलब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, तो ये कांस्टेंट भी है, दोनों फिक्स किया गया तो इतना एनर्जी आया। इसीलिए वहां पर मैंने नॉट लिखा है, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड। अब ये बात क्लियर हो गया। अब ये दोनों का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता था तो उस समय आप लोगों को एक बात बोला होगा कि कांस्टेंट प्रेशर का कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल एच इंथैल्पी। इसीलिए हीट ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते भी हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल एच, कांस्टेंट वॉल्यूम डेल ई, या किसी बुक में यू भी लिखा हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर पर डेल एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल ई। तो उस समय एक फॉर्मूला लिखा था, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। देखो अब ये हीट ऑफ इंथैल्पी आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इससे पता कर लेंगे कि कितना इस रिएक्शन से। बट डेल ई की वैल्यू पता होना चाहिए, डेल एन की वैल्यू। डेल एन की वैल्यू जो होते हैं, डेल एन कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट गैस का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस का रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब एन पी लिख दो और माइनस एन आर, मतलब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे तो हमें डेल एन की वैल्यू पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि वही रिएक्शन लिखा था मैंने, ए रिएक्शन लिखा था, N2 plus 3H2 gives to 2NH3। अब इसमें डेल एन कितने हैं, तो प्रोडक्ट के साइड में 2 मोल है, एक गैस होना चाहिए, सिर्फ गैस के लिए है 2, और रिएक्टेंट के साइड में 3 और यहां पर 1, 4 माइनस 4 इक्वल टू -2। तो डेल एन के स्थान पर रख देंगे -2। इफ डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। टेम्परेचर जो हमने फिक्स लिखा था 25 डिग्री सेल्सियस वहां रखेंगे, आर की वैल्यू कांस्टेंट होते हैं, डेल एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल ई की वैल्यू दिया होगा, यह वैल्यू आराम से निकल जाएगा। अब इसमें टेम्परेचर फिक्स, टेम्परेचर जो फिक्स होते हैं, फिक्स्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर कहा जाता है इसको। एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर, एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। स्पेसिफिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स। अब प्रेशर फिक्स्ड, स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर
फिक्स्ड स्टैंडर्ड प्रेशर O1 बार। तो इसे हीट ऑफ रिएक्शन। अब इसका एक डिफिनीशन लिखते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हीट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन according to balance chemical equation when energy loss or gain is called heat of reaction। According to balance chemical equation, when energy loss or gain, इक्वेशन जो होना चाहिए, रिएक्शन जो होना चाहिए बैलेंस में होना चाहिए, तभी एनर्जी लॉस भी हो सकता है, एनर्जी गेन भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। एक बात और क्लियर करें, जो यहां पर एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। N2 1 मोल है, ये भी गैस है, ये इंडिकेट करना पड़ेगा, और 3 मोल हाइड्रोजन गैस है H2 gives to 2NH3 ये भी गैस है, जिसकी वैल्यू हीट रिलीज हो रहा था -214 किलो जूल। अब आप कुछ कंफ्यूजन में हो गए कि सर इसकी वैल्यू क्या करें, कैसे याद रखें, तो वो तो फिक्स है, उसको तो याद रखना पड़ेगा। याद नहीं भी रखोगे तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय दिया जाएगा। हाँ, आपको जेईई मेंस नीट में ये तो बोर्ड में ही पूछा जा सकता है, इस सब में क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिल करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं, जिससे हीट रिलीज हो रहा है 214 किलो जूल। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर 1 मोल, ये तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है ना, तो 1 मोल अमोनिया अगर बनाना होगा तो कितना हमें एनर्जी रिलीज होगा, तो इसको भी आधा कर दो। यहां पर 1 मोल है तो 1/2 मोल करो, इसको भी आधा करेंगे, ये तो 1 मोल हो जाएगा ना, तो ये भी आधा होगा। ये तो पहले 2 मोल के लिए हमें इतना मिला था, ये गिवन रहेगा, तो पूछा जाएगा 1 मोल अमोनिया प्राप्त करने के लिए हमें कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब रिलीज होगा, कितना हीट रिलीज होगा, तो आप पता कर लेंगे। तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 107, तो पता चल जाएगा। वहीं पूछा जा सकता है कि अगर ये आधा मोल बन रहा है तो अपर भी आप निकाल सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से एक बार समझ लो, 1 मोल
नाइट्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस, 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो 2 मोल अमोनिया बनने फॉर्मेशन होता है, तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है 214 किलो जूल। तो हाफ, अगर 1 मोल अमोनिया बनाना है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये आधा बन रहा है, 1 मोल बनेगा तो ये आधा हो जाएगा। आधा मतलब 214 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा। तो ये भी आधा लेकिन करना पड़ेगा। 1 मोल नाइट्रोजन गैस है तो हाफ मोल अमोनिया नाइट्रोजन गैस लेना पड़ेगा और 3/2 मोल हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा, तब ये 1 मोल बनेगा। तो उसे हीट ऑफ रिएक्शन कुछ और मिलेगा। हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री पे बात किए थे। थर्मोकेमिस्ट्री में 2 लेक्चर हो चुका, 3rd लेक्चर आज स्टार्टिंग होगा। इसमें सारे लोगों को वेलकम है। कल हम लोगों ने 2 बातें सीखी थी। एक इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 2 बातें सीखी थी। उसी में एक टॉपिक और भी लिखा था, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसी को हम लोगों को आज एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रल हम सभी जानते हैं कि एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो उसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। उसमें जो इंथैल्पी चेंज होता है उसी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली, HCl प्लस NaOH। HCl एसिड है, NaOH बेस, और दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा NaCl सॉल्ट प्लस H2O। इसके चेंज ऑफ इंथैल्पी है, हीट ऑफ रिएक्शन। चेंज ऑफ इंथैल्पी, इसे डेल H और न्यूट्रल लिख दे, न्यूट्रल, और यहां पर साइन दे देंगे स्टैंडर्ड वे। और इसका वैल्यू फिक्स है, यह याद रखना पड़ेगा कि HCl प्लस NaOH 2 gives NaCl प्लस H2O, जिससे जो एनर्जी रिलीज होते हैं 13.7 किलो कैलोरी। इतना एनर्जी रिलीज होते हैं। और माइनस में -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। 1 किलो कैलोरी में किसी बुक में किलो जूल में भी लिख दिया है, डेल H। न्यूट्रल लिख दें यहां पर, -57.1 किलो जूल। एक्चुअली किलो कैलोरी का ही सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका ये भी यूज कर सकते हैं जैसा, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, यह फिक्स वैल्यू है। अब कोई सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एक और यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा
या एक्वस के रूप में होते हैं, पानी डाला जाता है, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, और यह लिक्विड में होगा। अब यहां पर एक और इक्विवेलेंस, वन इक्विवेलेंस चार्ज 1 1 है, यहां पर भी चार्ज +1, और यहां पर OH पे माइनस, ये भी 1 इक्विवेलेंस। एक और यहां पर खास बातें हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूट लिख दे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ही समझा रहे हैं क्या होता है। जब कोई कंपाउंड में जब पानी डाला जाता है तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि हीट को रिलीज करता है, कुछ ऐसा होता है कि हीट एब्जॉर्ब भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 गिलास पानी में अगर ग्लूकोज को यूज करते हैं तो जब उसको घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वहां पर कुछ ठंडा महसूस होता है। इसका मतलब कि वह हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और 1 गिलास पानी में अगर हम HCl का यूज करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा हीट महसूस होता है, तो इसका मतलब कि हीट रिलीज करता है। अब यह डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया? जब HCl के अंदर पानी डालेंगे तो उसको क्या करना है कि पानी डालते जाना है, पानी डालते जाना है कि OH प्लस निगेटिव पॉजिटिव में तो कन्वर्ट होगा। डालते जाइए कि जहां से वह मतलब कन्वर्ट ना हो, चार्ज में कन्वर्ट ना हो। तो ये हो गया डाइल्यूशन का मतलब। तो HCl और NaOH ये दोनों मिल करके इतना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है NaCl बनाने की। फॉर एक एग्जांपल, अब कोई दूसरा H2SO4 और NaOH से रिएक्शन करा दें। मैंने यहां पर मोल का बात नहीं किया, इसलिए पर मोल नहीं लिखा यहां पर। H2SO4 देखिए यहां पर 2 पॉजिटिव, SO4 पे 2 निगेटिव, तो 2 इक्विवेलेंट, और यहां पर भी 2 इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर 2 लगा दिया कि NaCl, Na पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, एक पर 1 पॉजिटिव और दूसरे पर 1 पॉजिटिव, तो ये भी इक्विवेलेंट। इसको भी एक्वस, और दोनों ये मिल करके एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा Na2SO4 और 2H2। अब देखिए बहुत बड़ी यहां पर क्वेश्चन आ गया कि सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH, कास्टिक सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल करके सोडियम सल्फेट और H2O बनाता है, वाटर बनाता है। अब यहां पर कितना होगा? तो इसी के बेस को देख करके यहां पर 2 मोल वाटर है, तो यहां पर 1 मोल वाटर है। तो 1 मोल H2O के लिए इतना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है, तो 2 मोल के लिए यहां पर 2 है, तो यहां पर डेल H न्यूट्रल ये हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14.28, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27.4 किलो कैलोरी। ये देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए NaCl और NaOH मिल करके NaCl बनाता है और H2O बनाता है, तो इसमें कितना
किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है, तो -13.7, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल NaOH मिला दिया जाए तो कितना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा, तो -27.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन बन जाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। HNO3 में KOH मिला दीजिए। KOH ये भी एक्वस है, पानी मिलाना ही पड़ेगा डिसोसिएट करने के लिए। डाइल्यूशन ये भी होगा, डाइल्यूशन ये भी होगा, और इससे रिजल्ट जो बनेगा K पोटेशियम नाइट्रेट और H2O। तो यहां पर एक ही मोल H2 आ रहा है, तो इसका डेल H सेम उतना ही होगा सारे के लिए। $13.7 किलो कैलोरी सबके लिए। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तभी इतना होगा। अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। अगर वीक एसिड हो तब क्या होगा, उसके लिए वर्क करते हैं। ये तो सारे वर्क स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके लिए तो इतना किलो कैलोरी एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। तो अब यहां पर दोनों में से कोई एक वीक एसिड हो जाए तब क्या होगा। केस 2 हो जाएगा ये। मान लो एक वीक एसिड लिखते हैं केस 2 में। एक वीक एसिड एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया NaOH। अब इससे रिजल्ट ये भी एक्वस के रूप में, ये भी एक्वस, इसको भी डाइल्यूशन, ये भी डाइल्यूशन, सेम वही कंडीशन, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा COONA प्लस H2। अब यहां देखना होगा कि ये भी एसिड है, यह बेस है, और इससे सोडियम एसीटेट बना, सोडियम एसीटेट, और ये भी लिक्विड के रूप में, ये भी एक्वस। तो यहां पर क्या एसिड बेस तो है, तो वहां पर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे, तो रिजल्ट आ रहा था -13.7 किलो कैलोरी। तो यहां पर होगा कि नहीं होगा 13.7 किलो कैलोरी, तो आंसर होगा कि यहां पर नहीं होगा। यहां पर डेल H की वैल्यू जो हीट रिलीज होगा उसका -12 किलो कैलोरी, -12 किलो कैलोरी यह हीट रिलीज करेगा। अब दिमाग क्वेश्चन आ गया आप लोगों के मन में कि वहां पर तो वो भी एसिड था, वो भी बेस था, और वहां पर 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा था, तो यहां पर ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए, सबसे पहले इसको डाइल्यूशन करना पड़ेगा, और ये वीक एसिड है, और ये वीक एसिड 100% आयन में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है। वीक एसिड है,
एनर्जी देंगे तो वो तो एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब किया है ना, तो कुछ तो एनर्जी वहां पर 13.7 आ रहा था, तो कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो कुछ तो घट जाएगा ना। तो देखिए वहां पर मैंने यही लिखा था HCl और NaOH, और यहां पर NaCl बना था और H2O बना था, और इससे जो हीट रिलीज हो रहा था -13.7 किलो कैलोरी। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दे, ये भी माइनस में है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.7। तो इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है। 1.7 यह पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा? यह पॉजिटिव में होगा, यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगा होगा वह तो लिया है ना, ऑब्जर्व किया ना, रिलीज तो नहीं किया, तो यह प्लस में होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये भी एसिड है, ये भी बेस है, तो इसके लिए इतना किलो कैलोरी एनर्जी, तो ये इसके लिए कम क्यों हो गया? तो यहां पर आपको जवाब देना होगा कि इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, रीजन देना पड़ेगा, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के कारण या इसमें थोड़ी सी एनर्जी कम रिलीज हो रही है। अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इसी बेस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। पूछ देगा यह एसिड है, HA जनरल कंपाउंड लिख देते हैं, HAHBHC, ये सब एसिड है, और ये इसके जो डेल H जो दिया हुआ है न्यूट्रल डेल H, ये 10.2, 10.4, 12.4 इस तरह से दे दिया, या 12.0 कर दे, ज्यादा बेटर होगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि मोर एसिडिक कौन सा होगा? तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक, जहां पर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जो कम होगा कम एसिडिक होगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? HC, उसके बाद HB, उसके बाद HA, नेक्स्ट HA। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा भी गया है जेईई मेंस और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं, ये तो इस पर हुआ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर, और इसी से रिलेटेड एक और इसमें टॉपिक आता है हीट ऑफ आयोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ आयोनाइजेशन पहले हम लोग पढ़ा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, हीट ऑफ आयोनाइजेशन। अब सीधी बात है कि कोई भी कंपाउंड को
आयन में कन्वर्ट करना होगा तो एनर्जी रिलीज होता ही होगा। ये सिंपल सी बात है। अब तो इसके हीट रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड और वीक बेस इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। ये छोटी सी डिफिनेशन है, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, क्योंकि जो हम लोगों ने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसी से टाई ऑफ ये भी है। तो यहां पर एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी वैल्यू 0 होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू 0। क्यों? कि 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ weak acid और weak base तो इसके लिए डेल H इज इक्वल टू -13.7 प्लस X प्लस Y। X क्या है? तो X हीट ऑफ एसिड, वीक एसिड को X और हीट ऑफ वीक बेस Y। क्लियर शब्दों में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है, लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस उसके लिए फॉर्मूला डेल H इज इक्वल टू माइनस, जहां पर मैंने लिखा था न्यूट्रल के लिए 13.7, तो वहीं 13.7 प्लस X प्लस Y। X क्या है? तो वीक एसिड ऑफ, हीट ऑफ वीक एसिड को X और हीट ऑफ वीक बेस को Y। जस्ट एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। मान लीजिए कि HCl है, क्वेश्चन के लिए HCl हाइड्रोजन साइनाइड और इसमें मिक्स कर दें NaOH, बेस से रिएक्शन कर दें, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? सोडियम साइनाइड प्लस H2O। यह रिजल्ट मिला। यह वीक एसिड है, यह स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड आइएगा। अब और इससे जो हीट रिलीज हो रहे हैं डेल H 12, मैंने लिखा भी था 12 किलो कैलोरी लिखा था उस समय, तो वही 12 किलो कैलोरी एनर्जी माइनस में होता है, रिलीज होता है। अब इस को फॉर्मूला में रखेंगे, डेल H इज इक्वल टू 13.7 प्लस X प्लस Y। तो एक डेल H की वैल्यू -12 इज इक्वल टू 13
13.7 प्लस x प्लस y। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, मैंने ऊपर लिख दिया था, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें निकल जाएगा कि नहीं। अब इसको इधर कर दें, ये माइनस में भी होता है, माइनस में है, तो -12 प्लस 13.7 इज इक्वल टू x। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7 प्लस में आएगा इज इक्वल टू x। मतलब जिस वैल्यू वहां पर भी डिसोसिएशन की, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात किया था 1.7, यहाँ पर भी 1.7 आ चुका। इसका मतलब कि करेक्ट है। एक इस पर और क्वेश्चन करते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। Heat of neutralization. The heat of neutralization of CaSOH with all strong acid is 13.4 kilocalorie per mole. The heat released on neutralization of CaSOH with HF weak acid is 16.4 kilocalorie. Find the heat of ionization of HF। यही क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस क्वेश्चन में पूछा गया है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात आ गया, जो मैंने पिछले पढ़ा था। ऑफ CaSOH बेस आ गया, विद ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन इज इतना 13.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ। करे द हीट रिलीज ऑन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CaSOH विद HF। अब HF के साथ रिएक्शन कर दिया, वीक एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो आपका रिजल्ट क्या बनता है? इज 16.4 किलो कैलोरी। तो फाइंड द आयनाइजेशन ऑफ HF। तो यहां पर आयनाइजेशन की भी बात आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें सबसे पहले आप क्या करोगे, वही जो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, डेल H
इज इक्वल टू न्यूट्रल के लिए है -13.7 प्लस x प्लस y। x क्या है? वीक एसिड के लिए है। y क्या है? वीक एसिड के लिए है, वीक बेस के लिए है। अब हमें डेल H तो दिया हुआ है यहां पर, इसके लिए ऊपर जो हेडिंग है डेल H 13.4 दिया हुआ है, गिवन है। तो यहां पर हम तो डेल H के स्थान पर -13.4 इज इक्वल टू -13.7 प्लस x प्लस y। अब हमें सर्च करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो डेल H की वैल्यू गिवन है 13.4, मैंने वो लिख दिया, इज इक्वल टू जो फॉर्मूला से रिलेटेड है -13.7 प्लस x प्लस y। तो -13.4 इज इक्वल टू -13.7 प्लस x की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड है 0 प्लस y। तो इसको इधर करके -13.4 प्लस 13.7 इज इक्वल टू y, इसको माइनस करेंगे -0.3 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गया। अब यहां पर कह रहा है कि वीक एसिड जो है, यहां पर वीक एसिड HF है, वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी कंपाउंड लिया होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, जो भी कंपाउंड लिया होगा, तो यहां पर लेकिन HF ध्यान रखना वीक एसिड है। तो हम रिएक्शन लिखते हैं CaSOH में रिएक्शन करा दें HF से, तो रिजल्ट बनेगा CaSF प्लस H2O। ये रिजल्ट आ गया। फॉर्मूला हम लिख रहे हैं डेल H इज इक्वल टू -13.7 प्लस x प्लस y। अब y की वैल्यू आ गया ना वहां से, इसका वैल्यू गिवन है 16.4 माइनस में होगा, हीट रिलीज करता है, इज इक्वल टू -13.7 प्लस x यहां पर हो जाएगा, x तो फाइंड करना है, आप प्लस y की वैल्यू वहां से ले लेंगे 0.3। अब इसको सही है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको इधर करें तो 16.4 प्लस 13.7 माइनस में है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 0.3, इसको माइनस करें तो हमें हो जाएगा 2.7 16.4 और 13.7 तो 7 2.7 प्लस इज इक्वल टू x प्लस 0.3। अब इसको इसको वैल्यू को इधर कर दें, .7 इज इक्वल टू x प्लस 0.3। इसको क्या करें, इसको इधर कर दें
तो 2.7 माइनस 0.3 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको माइनस करने पर 2.4 इज इक्वल टू एक्स। तो यह हमें आंसर आ गया 2.4। मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है। इसको इधर करेंगे, माइनस में आएगा, फिर भी ठीक है। 2.4। थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ से गलती हो गया, यहाँ गलती हो गई। ठीक है, उसको हटा देंगे। माइनस 16.4 इज इक्वल टू माइनस 13.7 प्लस एक्स इतना। इसको माइनस करने पर तो आएगा माइनस 2.7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.3। माइनस में आता, मिस्टेक हुआ था। तो माइनस 2.7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.3। अब इस 0.3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2.3 और प्लस माइनस 0.3 इज इक्वल टू एक्स, इस दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। यही तो आंसर हो गया। तो इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन में आंसर इसका डायरेक्ट लिख दिया -3 आंसर होगा, तो समझ जाना है कि सही। तो ये हुआ हम लोगों को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो आज क्लास इतने ही पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर